नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम जानकारी आपको दे दें कि आज वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होंगी और बता दें कि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। सांसद विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे और राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में वोटिंग होगी। सांसदों के लिए संसद भवन वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। बैलेट पेपर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। 21 जुलाई को वोटों की काउंटिंग होगी और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होंगी या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा होंगे। लेकिन संख्या बल को देखें तो यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। हालांकि जब तक नतीजे नहीं आ जाते स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज अहम जानकारी यही कि आज राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है, 10 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। क्या अपडेट अभी तक इसको लेकर मिल पा रही है, जरा पूरी जानकारी दें। प्रीति, आज देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जगह जगह अलग अलग विधानसभा में, राज्यों में और देश के लोकसभा राज्यसभा में भी सांसद वोट डालेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डालने का टाइम है और उसके पहले जो मतदान पत्र है, जो पेटी है और सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर ली गई है। वो पूरी तरीके से तैयार हैं लोग और साथ ही साथ 10 बजे से पार्लियामेंट के अंदर वोट डालने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी जाएगी। प्रीति, गौर करने वाली बात यह है कि इस बार एनडीए ने जहां एक और अपने उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा है, तो वहीं यूपीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखा है। अब देखना ये होगा कि आज जो मतदान होता है उसके बाद 21 जून को नतीजे आएंगे और फिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। प्रीति, बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अलग तरीके से होता है। बहुत कम लोग इसके बारे में पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। जरा एक बार फिर यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं कि इस बार किस तरीके से यहाँ पर मतदान होने वाला है, उसके क्या कुछ समीकरण इस बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रीति, जैसा कि हमने देखा कि इसके पहले जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की नाम की घोषणा की गई और उसके बाद नॉमिनेशन दायर करने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पहुंचे, उस दौरान तमाम बड़े केंद्रीय नेता भी अपने उम्मीदवार के साथ दिखे। जहां यूपीए के उम्मीदवार के साथ यशवंत सिन्हा के साथ विपक्ष साथ खड़ा दिखा, तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता नामांकन दायर करने पहुंचे। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश में राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो काफी अहम होता है। वो जनरल प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता, यानी जिस तरीके से हम अपने सांसद को चुनते हैं, जनता वोट देती है, वहीं उसके उलट यहाँ राष्ट्रपति पद के चुनाव में राज्य के अलग अलग विधानसभा के मेंबर्स, एमएलए, एमपी और लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के एमपीज वोट डालते हैं और हर राज्य का अपना एक वोट वैल्यू होता है। यानी कि अगर एक एमपी वोट देता है तो उसके वोट का अलग वैल्यू है और अगर एक एमएलए वोट देता है तो उसके वोट का एक अलग वैल्यू है। तो उसको चिन्हित करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन अलग अलग प्रक्रिया अपनाती है। जैसे इस बार अगर कोई एमपी वोट डालता है तो उसको मत पत्र ग्रीन कलर का दिया जाएगा। अगर कोई एमएलए वोट डालता है तो उसको मत पत्र पिंक कलर का दिया जाएगा, ताकि जब वोट की काउंटिंग हो तो इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। प्रीति, बिल्कुल। और यहाँ पर प्रियंका, क्या माना जाए कि विपक्ष की एक अग्नि परीक्षा आज इस दौरान रहने वाली है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से बीजेपी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी एक बड़ा मजबूत दल बनकर सबके सामने उभर कर सामने आ रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज अग्नि परीक्षा विपक्ष के लिए कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं विपक्षी दल, उनके जो सहयोगी हैं कहीं ना कहीं वही यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, पहले ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष के पास भी काफी ज्यादा वोट बैंक है, क्योंकि विपक्ष ऐसा उम्मीद लगा रहा था कि अगर शिवसेना की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी समीकरण बदलते हुए देखा हमने, तो अगर शिवसेना की बात करें, अगर बीजू जनता दल की बात करें, अगर जेएमएम की बात करें, तो बहुत सारा समीकरण ऐसा बैठ रहा था और विपक्ष को लग रहा था कि उनके कंटेस्टेंट के पास भी ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक होगा। पर हमने बदलते समीकरण को देखा। अब अगर बात करें मौजूदा हालात की, तो अभी
अगर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उनके पास कुल 60% के आसपास वोट है। तो ये एक तरीके से तय माना जा सकता है कि जीत एनडीए के उम्मीदवार की होने वाली है, यानी देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में हम द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है प्रीति, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ऐसा पहली बार होगा कि देश में कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति पद पे बैठेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी। इसके पहले देश भर में प्रतिभा सिंह पाटिल पहली ऐसी राष्ट्रपति थी और महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद दूसरी बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति पद पर कोई महिला अग्रसर होंगी और पहली आदिवासी महिला होंगी। और एक तरीके से एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि पर फिर भी ये वोट है और चीजें बदलती हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सके तो इसका कम अंदेशा है, पर अनुमान लगाया जा सकता है कि चीज़ों में कुछ चेंजेस देखने को मिले। पर वो जो चेंजेस होगा वो ज़्यादा परसेंटेज का डिफरेंस नहीं होगा। जीत एक तरीके से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तय मानी जा रही है। 21 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और अगले राष्ट्रपति के रूप में 25 तारीख को जो भी जीतेगा वो शपथ लेगा, क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। प्रीति, बिल्कुल। प्रियंका बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघु गौड़ जयपुर से संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और वहीं यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य, ज्यादा सीटें यहाँ पर, ज्यादा सांसद, ज्यादा विधायक यहाँ पर, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भूमिका आज कितनी अहम रहने वाली है राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में? प्रीति, देखिए, आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी और इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो विधायकों और मंत्रियों को और सांसदों को वोट डालने की जो प्रक्रिया है उसको समझा रहे थे। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो बात निकल के सामने आई उसमें 15 ऐसे विधायक और मंत्री थे जिनका वोट फेल हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो अति महत्वपूर्ण वोटों की संख्या है, वोट जो वैल्यू है उत्तर प्रदेश की, वो अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट है और वोट वैल्यू जो निकाली जाती है वो आबादी के आधार पर निकाली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश के 6 एमएलए और उत्तर प्रदेश का 1 एमएलए की वोट वैल्यू बराबर है। तो इस तरीके की वोटों की जो वैल्यू है उत्तर प्रदेश के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खासी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और ये तय है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुने जानी लगभग तय है, क्योंकि आदिवासी महिला के तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक नया राष्ट्रपति देने की जो अलग तरीके का राष्ट्रपति देने की जो मुहिम की शुरुआत की थी, और द्रौपदी मुर्मू पूरे देश में घूम घूम कर अपने समर्थन में जिस तरीके से वोटों की अपील कर रही थी, और खास बात यह है कि जिस तरीके से पिछड़े, अति पिछड़े और जनजाति समूह के जो विधायक है, जो दल है, वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े होते नजर आए। खासतौर से महाराष्ट्र का जिक्र अभी राय कर रही थी, जिस तरीके से शिवसेना के बचे विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। वहीं उत्तर प्रदेश में मायावती, उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जो एक बड़े विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित है, उनके सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल राजा भैया, और तमाम इस तरीके के लोग हैं जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े होते नजर आते हैं। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू का अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा। फिर बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए संजीव जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के साथ हमने देखा, सपा के साथ कई घटक दल जुड़े, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अब उसमें बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बिखराव यशवंत सिन्हा के फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। एक मौका था विपक्ष के पास कि उनको मजबूती वो देते, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सबको संभाल कर नहीं रखा, यहाँ पर अपना दल पहले ही अलग हो गया। ओपी राजभर नाराज है, उन्होंने भी यहाँ पर मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। देखो, देखिए, अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती थी। राष्ट्रपति चुनाव एक अच्छा मौका था उनके लिए, अपने जो साथी दल है, अपने जो घटक दल है, उनको साथ रखते और एक मजबूती के साथ यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोटिंग कराते, तो कहीं ना कहीं देश में एक अलग तरीके का मैसेज जाता कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर इस तरीके से नेता स्थापित है कि उनके साथी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इससे पहले केशव देव मौर्य उनसे अलग होते हैं, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर अलग होते हैं, और हालांकि जयंत चौधरी उनके साथ हैं, लेकिन जो चुनाव में उनके साथ थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो 2 साथी उनको साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो अपने लोगों को साथ रखने की रणनीति थी वो नाकाम रही है, और यशवंत सिन्हा को उनके सगे चाचा वोट नहीं दे रहे हैं। आप इससे समझिए कि अखिलेश यादव की स्थिति उत्तर प्रदेश में किस तरीके की है। प्रीति,
बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। रघु गौर का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। रघु, जरा बताएं आज राजस्थान की कितनी और कैसी भूमिका रहने वाली है। तो बेटी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का एक महापर्व है हम्म। और ये दुनिया के सबसे बड़ा एक इलेक्शन चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि महामहिम का चुनाव है। और जिस तरीके से अभी देखा जा सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वो महापर्व में जनता जनार्दन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वो साक्षी बनती है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब सांसद और जब विधायक जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इस ऐतिहासिक लम्हा का एक साक्षी बनते हैं, तो वो आज दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन का जो राजस्थान में अभी 200 विधानसभा सीटों को लेकर के विधायकों का सिलसिला जारी है और ये 10 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ही जो विधायक है, तमाम जो प्रतिपक्ष नेता है, गुलाब चंद कटारिया या उप प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र राठौड़, इसके अलावा रामलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ पर निर्वाचन भारत सरकार के जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और वहीं 4 सहायक अधिकारी, मतदान अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा जो रिटर्निंग सहायक जो अधिकारी है, वो 2 अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान की अभी जो 200 विधानसभा सीटों के लिए जो कसमकस जो चल रही थी, जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो 33 विधानसभा की आदिवासी क्षेत्र का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं इस पर जो फोकस रखेगा कि आने वाले अभी आज 10 बजे तक प्रक्रिया होगी, तो मतदान होगा, तो इस पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो विधायकों का रोल अहम हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है कि 2 जो बीजेपी के विधायक है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी समाज से ही उन्होंने जीत हासिल की है। और इसके अलावा जो राजस्थान के जो 13 जिले या कहें कि 33 जिले हैं, बाकी अलग अलग जिलों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पाले में जो उनके वोट थे, तो कहीं कहीं समीकरण ये जरूर तय हो सकता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर राजनीति की जो बात की जाए, जो चाहे गुटबाजी की हो चाहे कैसे भी हो, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा में जब विधायक यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे मतदान करेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि जब वोट कास्ट से पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी दल का अगर कोई वोट दिखा दिया जाता है, तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहेगा कि नहीं रघु, तो जो क्योंकि इसके लिए खास ट्रेनिंग कराई गई बीजेपी विधायकों की, कल जिस तरीके से खबर भी सामने आ रही थी कि ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तमाम विधायक, उनको ट्रेनिंग कराई गई, तो क्या उस दौरान भी किसी प्रकार की कोई गलती विधायकों की तरफ से की गई? अब उसके आधार पर आज किस तरीके की संभावना जता सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके संजीव जी ने बताया कि वहां पर 15 वो जो है विधायकों के कैंसल हुए हैं, जब उनको प्रैक्टिस कराई गई, ट्रेनिंग उनको दी गई उस दौरान, तो क्या इस तरीके की चीजें राजस्थान में भी देखने को मिली? देखिए, कल जब विधायक दल की जब बैठक हुई थी, उस बैठक में एक प्रशिक्षण रखा गया था, जो कि 200 विधानसभा सीटों में 71 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 71 सीटों में अपन 70 सीटें बोल सकते हैं, क्योंकि एक सीट है, जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो जो शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से विधायक आती है, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो उनको तुरंत प्रभाव से आलाकमान ने सस्पेंड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी 70 सीटों को लेकर के चल रही है। बाकी आदिवासी समाज की जो निर्दलीय सीट हो, चाहे कांग्रेस की सीट हो, उनसे संपर्क साधा गया था। या इसके साथ ही जब कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर एक फॉर्मेलिटी तय की गई थी और उसको बताया गया था कि पूरी प्रक्रिया समझाई गई थी कैसे विधायकों को वोट करना है। क्योंकि देखा जाता है सांसद जो होते हैं उनको मतपत्र हरे रंग का दिया जाता है, जो विधायक होते हैं गुलाबी मतपत्र दिया जाता है। और उनको समझाया गया है कि पूरी प्रक्रिया की जो अहम जो उनकी कार्य होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से उनको वोट किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया है, उनको कल समझाई गई है। अब जब 10 बजे जब यहाँ पे मतदान की जो प्रक्रिया शुरू होगी, मतदान किया जाएगा, तो ये अहम हो जाएगा कि किस पार्टी को कौन वोट देता है, या यशवंत सिन्हा के पास जाता है या द्रौपदी मुर्मू का पास जाता है। क्योंकि देखा जा सकता है ये लड़ाई हार जीत की लड़ाई है। और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जिस तरीके से जो 40% वोट थे, वो अब कहीं ना कहीं 60% वोट माने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो संख्या है 6,67,000 के आसपास है, या कहें कि जो 776 जो सांसद है जो संसद में पहुंचकर मतदान करेंगे, वहीं जो विधायक है 4,333 विधायक है वो मतदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ही इसमें महापर्व में एक साक्षी बनेंगे। तो देखा जाएगा कि राजस्थान की राजनीति जिस तरीके से जो प्रभाव डालती है, तो द्रौपदी मुर्मू के हित में कितने विधायक है जो पक्ष करते हैं, क्योंकि ये जो वोट का जो अधिकार होता है
बिल्कुल, जब भी यहाँ पर मतदान समर्थन के करेंगे लिए गुप्त मतदान पहुंची रखा थी जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संख्या बल एनडीए के पास है, उस आधार पर उनका जो है राष्ट्रपति बनना वो बिल्कुल तय माना जा रहा है। प्रियंका, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, अगर यहाँ पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पर जीतना तय लगभग माना जा रहा है, अगर हम संख्या बल देखें दोनों ही सदनों में और जो वोट वैल्यू है, तो ऐसे में यहाँ पर कितने समीकरण उनके जरिए बीजेपी साधती हुई नजर आएगी? और जरा ये भी बताएं कि अगर यशवंत सिन्हा बनते हैं, हालांकि संभावना कम है, लेकिन अगर वो बनते हैं तो किस तरीके के समीकरण यहाँ पर विपक्ष की तरफ से साधे जा सकते हैं? देखिए प्रीति, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की एनडीए ने घोषणा की, यानी द्रौपदी मुर्मू का नाम ऐलान किया, तभी ये बात लगातार निकल के सामने आई कि बीजेपी हमेशा से, यानी कि एनडीए हमेशा से जो चेहरा है जो आउट ऑफ लाइन होता है, यानी कि बहुत लोग, बहुत बड़ी पहचान नहीं होती, जो जन समूह से जुड़ा होता है और जनता के लिए काम कर रहा होता है, उसको आगे करती है। तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, इन बातों पर विराम लग गया, क्योंकि एक बार फिर से हमने देखा कि एक महिला आदिवासी नेता जिसका जन्म उड़ीसा में हुआ, जिसने काफी स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को स्टैंड किया, पार्षद रही, उसके बाद उन्होंने वो एमएलए बनी और उसके बाद झारखंड की गवर्नर के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल दिया। तो उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से उनके लाइफ का एक मैसेज लोगों तक जाता है। और राष्ट्रपति पद की गरिमा भी यही होती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुन के आता है जो जन समूह से जुड़ा हो, जनता से जुड़ा हो, तो ये ओहदा और ये गरिमापूर्ण लगता है। तो बीजेपी ने भी ऐसा कार्ड खेला। बीजेपी ने इस बार यही देखते हुए एक महिला को, आदिवासी नेत्री को सामने किया, और अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो धारणा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ सालों से जिनको पद्मश्री मिलता है, जिनको पद्म भूषण मिलता है, वो सब ग्राउंड पे काम करने वाले लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनकी पहचान भी जनता ने पहले दिन ही सुनी हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी ये संदेश देने में एक बार फिर से कामयाब होगी, और आने वाले समय में जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर पहुंचाएगा। अगर विपक्ष की बात करें प्रीति, तो विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को फाइल किया है। यशवंत सिन्हा का नाम सभी जानते हैं। यशवंत सिन्हा वो नेता है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर के कार्यकाल में वित्त मंत्री की तरह काम किया है। अगर बात करें तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स में, यानी विदेश मंत्री के रूप में भी अपना कार्यकाल दिया है। अगर चंद्रशेखर की बात करें तो उन्हें बीजेपी के काफी नेताओं के करीबी माना जाता है। अटल बिहारी के समय में उनको हनुमान की संज्ञा दी जाती थी प्रीति, यानी अटल बिहारी जब तक प्रधानमंत्री थे, ऐसा माना जाता था कि हर विपदा को हरने के लिए यशवंत सिन्हा को याद कर लो और काम बन जाएगा। तो यानी अगर एक नेता के रूप में बात करें तो यशवंत सिन्हा की पहचान अपने आप में मुकम्मल है, कायम है, और यूपीए ने यही सोचते हुए यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रीति कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि विपक्ष जो एकजुट होकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की बात करता आया है, यह भी कहता आया है कि 2024 के चुनाव के पहले कड़ी टक्कर देगा। तो उस विपक्ष में कुछ नाम काफी कद्दावर माने जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ले, ममता बनर्जी का, तो वो भी विपक्ष में एक अपना काफी अहम योगदान रखती है। शरद पवार का नाम ले तो वो भी काफी ज्यादा अहम योगदान प्ले करते हैं। तो अगर उन समीकरण को देखा जाए तो क्योंकि यशवंत सिन्हा का नाम सामने करने के पहले वो खुद टीएमसी में जुड़े हुए थे, एक दिन पहले ने उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। तो अगर विपक्ष का उम्मीदवार जीतता है, जिसकी उम्मीद काफी कम है प्रीति, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगी, अगर जीतता है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत सारे वोट बैंक को साधने में कामयाब होगा, क्योंकि ये जिस जगह से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान में वो जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके वोट बैंक को भी साधने में विपक्ष को काफी ज्यादा सहूलियत होगी प्रीति। बिल्कुल। और इस बीच अनिल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं संवाददाता अनिल। जरा बताएं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर के बाद यानी 10 बजे का समय रखा गया है। 10 बजे वोटिंग शुरू होगी दोनों ही जगह। हालांकि परिसर एक ही है। पंजाब और हरियाणा दोनों की बात की जाए, दोनों की तरफ से अपने अपने कमेटी रूम में वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। और इससे पहले दोनों ही विधानसभा के जो सचिव हैं, जिन्हें नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया
रहेगी, उसको लेकर अपने स्तर पर तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। 10 बजे शुरुआत होगी वोटिंग की और शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। उसके बाद वोट होने के बाद जो मतदान की पेटियां होंगी उनको सील कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। 19 तारीख तक दिल्ली भेजा जाना है। तो अपने स्तर पर सभी तैयारियां वोटिंग को लेकर मुकम्मल है, दोनों ही जगह। हरियाणा की अगर फिलहाल बात की जाए तो हरियाणा में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अधिकतर वोट जाते नजर आ रहे हैं। केवल कांग्रेस के 30 विधायकों की बात कर ली जाए, एक राज्यसभा सांसद जो कि दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी बात कर ली जाए, वो सीधे यूपीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। लेकिन अभी अभय चौटाला जो का स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरफ वोट करेंगे। इसके अलावा बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है उनका भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का, जेजेपी और बीजेपी का, सभी का अनिल, एनडीए कुलदीप उम्मीदवार बिश्नोई को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोट किया, उसके बाद अब राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके की संभावना उनकी तरफ से यहाँ पर? देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में। और अभी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कुछ दिन पहले एक आपका, क्योंकि एप्लीकेशन एक देनी होती है, जानकारी जो है वो देनी होती है कि वोट कहाँ कर रहे हैं, विधायक भी संसद में वोट कर सकते हैं, इसकी जानकारी पहले देनी होती है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जानकारी पहले दी जा चुकी है, इसलिए कुलदीप बिश्नोई विधानसभा में वोट नहीं करेंगे, वो दिल्ली में संसद में वोट करेंगे आज। और इसके अलावा बाकी सभी जो विधायक हैं वो हरियाणा विधानसभा में वोट करने वाले हैं। जी। बिल्कुल, पंजाब की स्थिति भी यहाँ से अनिल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने सीधा यहाँ पर यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो पंजाब में अब किस तरीके के समीकरण? देखिए, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से एक बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो यूपीए जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ जाता नजर आ रहा है। 92 के करीब, 92 के करीब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा 8 के करीब राज्यसभा सांसद जो है वो सीधे वोट करेंगे जो यूपीए उम्मीदवार है। और कांग्रेसी विधायकों की संख्या की बात की जाए तो करीब 18 विधायक हैं और 8 के करीब लोकसभा में सांसद भी है। सभी की वोट सीधी जो है वो यूपीए उम्मीदवार की तरफ जा रही है। पंजाब में एक बड़ा वोट प्रतिशत जाएगा, लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से और अकाली दल की तरफ से भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन की बात की गई है। एनडीए उम्मीदवार को जो बीजेपी की तरफ से समर्थन की बात की गई है उसमें लोकसभा के एक सदस्य की वोट जाएगी। इसके अलावा 2 जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वोट करेंगे। अकाली दल के 3 विधायक फिलहाल हैं और लोकसभा सांसद भी है। सुखबीर बादल खुद लोकसभा सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी भी लोकसभा सांसद है। उनकी तरफ से पहले ही एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील की गई है। लेकिन अगर एक बड़े हिस्से की बात की जाए तो एक बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो यूपीए के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनकी तरफ जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा, खासतौर पर 2 राज्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को लेकर इस तरीके की जानकारी मिल रही है। प्रियंका, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, 2 राज्यों से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां पर अभी हाल ही में हमने एक बड़ी सियासी उठापटक देखी। और पश्चिम बंगाल में हम सब जानते हैं किस तरीके के वहां पर हालात है, ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर बीजेपी के लिए संभावनाएं कितनी है। तो ऐसे में इन 2 राज्यों से यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। प्रियंका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। संजीव जी, यहाँ पर जिस तरीके से क्योंकि क्या ये माना जाए कि बीजेपी को भी इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर है? देखिए प्रीति, पश्चिम बंगाल का जिक्र जिस तरीके से आपने किया, पश्चिम बंगाल में तमाम इस तरीके के बीजेपी के सांसद और विधायक हैं
जो टीएमसी के चुनाव के बाद संपर्क में आ गए थे। लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो पाता है, कितनी वोटिंग यशवंत सिन्हा को डाली जाती है, कितनी वैल्यू उनके पक्ष में जाती है। ये चुनाव ये तय करेगा कि विपक्ष की जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके की है, क्योंकि तमाम इस तरीके के दल हैं जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गए हैं। इसके अलावा जो तमाम इस तरीके के विधायक सांसद हैं जो अंदर खाने, जो इंटरनली, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग की बात आपने की, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने का काम करेंगे। तो ये चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये अलग बात है, लेकिन चुनाव में किसको किस तरीके की वोट ऑफ परसेंटेज मिली ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष कहाँ स्टैंड करता है, विपक्ष की रणनीति किस तरीके की है। क्योंकि तमाम इस तरीके के दल हैं, तमाम इस तरीके के विधायक सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करते नजर आएंगे। हालांकि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो उनकी पार्टी के नेता है, वो उनका फैसला कुछ भी हो, लेकिन इस चुनाव में काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है। प्रीति, बिल्कुल। प्रियंका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुनकर उन्होंने वोट डाला है। प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, एक बार मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बताएं, क्योंकि हम सब जानते हैं एनडीए उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू वो स्ट्रांग है। उन्होंने सभी राज्यों में जाके दौरा करके सभी से समर्थन की अपील की और लगभग यहाँ पर बीजेपी का तो वोट उन्हें मिलेगा ही, और कोशिश उनकी रही कि जो विपक्षी दल है, छोटे दल है, उनका भी उन्होंने सपोर्ट मिले, इसके लिए उन्होंने अपील की और सपोर्ट मिल भी रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए समर्थन यहाँ पर आखिर कौन कौन से दल दे रहे हैं, जरा वो दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि विपक्ष को यहाँ पर कौन कौन से दल जो अपना समर्थन दे रहे हैं। जी, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ साफ तौर पर टीएमसी खड़ी है। अगर बात करें तो यूपी के अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी भी साफ तौर पर इनके साथ खड़ी है। अगर बात करें तो और भी कुछ ऐसे दल है, विपक्षी दल है, जो कांग्रेस, जिसका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता है और विपक्षी दल के रूप में भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहचान है, वो भी यूपीए के साथ खड़ी है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अलग घटक दल हैं जो यूपीए के साथ यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं। अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए के साथ इस वक्त शिरोमणि अकाली दल साफ तौर पर खड़ा दिख रहा है। अगर बात करें तो जेएमएम, जिसके वोट बैंक को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो भी खड़ा दिख रहा है। तेलंगाना का टीआरएस भी एनडीए के उम्मीदवार के साथ है। अगर बात करें बीजू जनता दल की, यानी कि साफ तौर पर नवीन पटनायक ने खुले तौर पर आकर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया था, तो ये भी इनके साथ दिख रहा है। इसी सारे समीकरण को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू के पास फिलहाल 60% के आसपास वोट है, 60% के आसपास वोट है, और यही वोट बैंक उनकी जीत को कहीं ना कहीं सुनिश्चित भी करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल। प्रियंका, ये भी बताएं, क्योंकि अब 10 बजने में केवल यहाँ पर महज आधे घंटे का वक्त रह गया, 10 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कैसी हलचल इस वक्त आप वहाँ पर देख पा रही हैं? जी प्रीति, देखिए, फिलहाल 10 बजे के पहले यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चकाचौंध कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर पुलिस की बटालियन, और अगर बात करें महिला पुलिसकर्मियों की भी, तो वो खड़े हैं। अगर अंदर की बात करें तो अंदर प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए तमाम वो इंतज़ाम कर लिए गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर रूम नंबर 63 में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर 6 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ जो एमपीज़ हैं, जो विधायक हैं अलग अलग राज्यों के, जिन्होंने अपने राज्य में मतदान नहीं किया है और यहाँ मतदान करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है, वो मतदान कर सकेंगे। उस मतदान की प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर्स भी रखे गए हैं, और साथ ही साथ मतदान पत्र जो कि हरे और गुलाबी रंग का है वो भी रख दिया गया है, ताकि आसानी से एमपीज और एमएलएज उन मतपत्र का इस्तेमाल करते हुए वोट दे सके। और जिस तरीके से बात करें पार्लियामेंट के अंदर की, क्योंकि आज संसद का सत्र भी शुरू होना है, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रीति, क्योंकि इसी सत्र के बीच में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को संपूर्ण कराया जाएगा। और ये प्रक्रिया काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश को अगला राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 25 जुलाई को जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा। प्रीति, बिल्कुल। और रघु, आपसे भी यहाँ पर मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, विधानसभा के बाहर किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं आधे घंटे का वक्त यहाँ पर अब बाकी रह गया है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे जब मतदान होगा वैसे, और अभी आधे घंटे पहले ही विधायकों का सिलसिला जारी हो चुका है, और लगातार विधायक के साथ साथ जो कांग्रेस के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो आना सिलसिला जारी हो चुका है।
अब ऐसे में जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है या कहें कि कांग्रेस की तरफ से जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वो नहीं पहुंचे हैं, और बीजेपी की तरफ से जो मुख्य कह सकते हैं कि राजनेता जो कि राजेंद्र राठौड़ या प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ ही रामलाल जो कि शर्मा है, जो यहाँ की प्रवक्ता है, वो भी पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ विधायकों से उनसे बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विधायकों का जो एक जो सिलसिला है लगातार जारी है, उनसे मंत्रणा की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है किस प्रकार से उनको गुलाबी रंग जो मतपत्र दिया जाएगा। बिल्कुल, कैसे तो उनको राष्ट्रपति चुनाव के करना। मतदान को लेकर विधानसभाओं के बाहर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज से मॉनसून सत्र भी संसद का शुरू होने वाला है। इस पर लगातार हम कवर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 10 बजे से मतदान होना है। सभी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में तमाम तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। पहले ही सभी विधायकों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई और आज राष्ट्रपति चुनाव होना है। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है, एनडीए उम्मीदवार हम कहें, द्रौपदी मुर्मू, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 60% वोट उनके पास है और इसके दम पर जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि 21 को नतीजे आएंगे, लेकिन आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।